नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। 5 राज्यों के चुनाव संपन्न होने की दिशा में आगे बढ़ चले हैं। पहले 4 राज्यों के चुनाव हुए। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के अंतिम क्षणों की ओर हम हैं। इसके साथ ही ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और उसके बाद पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में किसकी सरकार बनेगी ये देखना होगा। पश्चिम बंगाल के रण पर सबकी निगाहें हैं। क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी कोई चमत्कार कर सकती है या ममता बनर्जी एक बार फिर से चौथी बार वापसी कर सकती हैं? पश्चिम बंगाल वो प्रदेश है जहां आजादी के बाद अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं, महज 4 बार सरकार बदली है। 2011 से लगातार ममता बनर्जी वहां पर शासन कर रही हैं। क्या वाकई बीजेपी इस बार 148 के जादुई आंकड़े तक पहुंच सकती है? यह बड़ा सवाल है। आसाम जहां पर 2016 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या वो इस बार हैट्रिक लगा सकती है? थोड़ी देर में 5 राज्यों के एग्जिट पोल सामने होंगे। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड वोटिंग की खबर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड वोटिंग की खबर आ रही है। 90% मतदान एक बार फिर से। एक बार फिर से 90% मतदान। और वहीं बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के एग्जिट पोल अब से कुछ ही देर में 6:30 बजे से यह आंकड़ा आपके सामने होगा। 4 मई को 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे आपके सामने होंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से एग्जिट पोल थोड़ी ही देर में एक तस्वीर सामने रखते हुए, हालांकि एग्जिट पोल को लेकर कई तरह की बातें रहती हैं, कई तरह के नंबर्स ऊपर नीचे रहे हैं, पर उसके बावजूद एक दिशा दिखाने के लिए और अंदाजे के लिए एग्जिट पोल एक परंपरागत रूप से चुनाव के बाद होते रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी। इसके जो भी आंकड़े हमारे सामने अगले आधे घंटे में होंगे वो हम आपके सामने रखेंगे। और पश्चिम बंगाल से एक बार फिर से बम्पर पोलिंग की खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल से बम्पर पोलिंग की खबर आ रही है। आपको बता दें, ये आंकड़े जो है थोड़ी देर में हमारे सामने होंगे। पहले चरण में भी ऐतिहासिक पोलिंग पश्चिम बंगाल में हुई थी, 93.19%। और अब खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में भी बम्पर पोलिंग हुई है। तो आपको बता दें, अब मतदान जो है वो खत्म हो चुका है। अब जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, जो लोग पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, वो ही वोट डाल सकते हैं। और इसके अलावा मतदान जो है वो संपन्न हो गया है और ये 5 राज्यों की चुनावी प्रक्रिया लगभग यहां पर वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो हो चुकी है। तो ये बड़ा आंकड़ा जो है वो सामने आ रहा है पोलिंग को लेकर। पश्चिम बंगाल में 5 बजे तक 90% मतदान हुआ है। अगले 1 घंटे के आंकड़े, 6 बजे तक के आंकड़े, उसमें और जो वृद्धि है वो होगी। अब आपको हम ये बताते हैं कि जिस तरीके से थोड़ी देर में एग्जिट पोल आएंगे, पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद ऐतिहासिक रूप से इतनी बड़ी संख्या में मतदान हुआ है। तो ये जो आंकड़ा आया है वो ये बता रहा है कि 90% का जो नंबर है वो आ चुका है। शाम 5 बजे तक 90% पोलिंग हुई है। जाहिर सी बात है कि अगले 1 घंटे का जो आंकड़ा आएगा वो फिर उतनी ही आगे हमारे पास होगा और उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। यानी लगभग एक और ऐतिहासिक पोलिंग का आंकड़ा जो है वो दिखाई दे रहा है। अनुराग देव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और थोड़ी देर में एग्जिट पोल जो तस्वीर दिखाएगा वो तो है, लेकिन दूसरे चरण में भी इतनी बम्पर पोलिंग होना, इसको किस तरीके से इसका असेसमेंट किया जाए? देखिए, ये तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक जनता का मतदान के प्रति रुझान है और ये स्पष्ट करता है कि इतने वर्षों से जो बंगाल के अंदर चुनाव हो रहे थे उसमें किस प्रकार का भय का वातावरण, किस प्रकार का डर का माहौल था। और जब डर और भय का वातावरण समाप्त हुआ तो अपने आप जनता घरों से निकली और जबरदस्त मतदान जनता ने किया है। मैं मानता हूं कि ये डेमोक्रेसी के लिए और एक फेयर इलेक्शन जिसकी तलाश वर्षों से बंगाल को थी, पश्चिम बंगाल को थी, वो
संपन्न होने जा रहा है और निर्वाचन आयोग ने इस काम को बखूबी कर कर दिखाया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है और जनता को विश्वास हुआ है और जनता घर से निकली है। तो मैं सभी पहले मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना अपना आहुति दी है, उन्होंने वोट डाला है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद और एक अच्छा एक परिणाम की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी, लेकिन क्या अनुराग जी आपको लग रहा है कि ये बम्पर पोलिंग, मतलब ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि ये आपके फेवर में है? क्या ये स्थायित्व के लिए नहीं हो सकता है? अभी उदाहरण बिहार का है, 10% वोट की बढ़ोतरी हुई, जितनी बढ़ोतरी हुई उतनी ज्यादा सीटें आपके गठबंधन ने जीती। ऐसा ही 2006 में बंगाल में हुआ था, वोट परसेंटेज बढ़ा तो लेफ्ट पार्टियों की सीटें और बढ़ गई थी। तो वोट ज्यादा पड़ना ये आपके पक्ष में गया है, इसको लेकर क्या गणित है, क्या क्या मैथमेटिक्स है? देखिए, एक तो जो बंगाल में पहले का जो वोट शेयर्स रहे हैं उसके हिसाब से हम कभी 10% से शुरू किया था हमने, और 10% से लेके पिछले इलेक्शन में 38% से ऊपर बीजेपी ने अपने वोट सिक्योर किए। तो मैं मानता हूं कि जिस तरीके से हर चुनाव में बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है कि हम लगातार अच्छे वोट जब आएंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ बीजेपी को होगा। और दूसरी बात ये है कि ये देखिए, एक तो पहले जो एसआईआर में एक जो गड़बड़ियां हुआ करती थी कि एक मतदाता का नाम कई स्थानों पर होता था, फिल्टर्ड मतदाता सूची नहीं होती थी, मृतक का नाम भी हुआ करता था वोटर लिस्ट में, और ऐसे में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो इसका फायदा उठाते थे, अपने वोट डलाते थे। तो एसआईआर के कारण भी जो फिल्टर्ड मतदाता सूची आई है तो वो भी परसेंटेज जो है तो फेयर वोटर आए होंगे, ऐसा बीजेपी अपेक्षा रखती है। और जो कि जो पहले का ट्रेंड है उसके आधार पर भी लगता है कि बीजेपी को अच्छी बहुमत की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अच्छा बहुमत मिलेगा, ऐसा लग रहा है। तो ये दोनों चीजें इंडिकेट करती हैं कि इस चुनाव में निश्चित रूप से इसका लाभ हमको प्राप्त होगा। दूसरा एक और जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि दूर दराज में जो काम करने वाले बंगाल के नागरिक हैं और बड़ी संख्या में है, मैं खुद बंगाल में था पिछले 60-70 दिनों में, तो मैंने ये अनुभव किया कि एवरेज में हर गांव से कम 20-25 लोग तो बाहर ही हैं। वो ऐसे सारे लोग बाहर से वोट डालने के लिए इस बार बंगाल में आए हैं। तो नहीं, ये भी एक बात ये है कि ऐसे अनुराग जी लोगों जो की आपने बात वोटिंग भी कही है, हुई। जानकारी हमारे पास भी थी कि मान लीजिए कोई कारीगर है, कोई मजदूर है, वो सबके सब बंगाल वोट डालने पहुंचे हैं। क्या ये ऐसा नहीं है कि वो इस डर में पहुंचे हैं कि वोट नहीं डालेंगे तो वोट कट जाएगा, और वोट कट जाएगा तो फिर हम यहाँ के नागरिक नहीं रहेंगे? ऐसी अफवाहों ने लोगों को बंगाल जाकर वोट डालने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वो अपना खर्चा करके वहां गए। तो ये किसके फेवर में जाएगा? क्योंकि ये हमने भी बहुत आसपास के लोगों से सुना कि जो बंगाली वर्कर हैं, जो बंगाल के वोटर यहां काम करते हैं, सब के सब वोट डालने बंगाल गए हैं। देखिए, मैं तो इसको एक लोकतांत्रिक चेतना भी मानता हूं, और ये लोकतांत्रिक चेतना जो वोट डालने के प्रति थी वो पिछले इलेक्शन में जो बाहर के कारीगर थे वो वोट डालते थे, लेकिन वो एक वर्ग विशेष के होते थे। सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग ही ज्यादा अपने दूसरे स्थानों से जाकर बंगाल में वोट डालते थे, और इस मामले में जो हिंदू समाज था वो कहीं ना कहीं इससे दूर रहता था और वो इससे कनेक्टेड नहीं हो पाता था। तो ये कारण है कि इस बार वो जो समाज है जो पिछले बार वोट नहीं करता था, वो भी अपनी एक तरीके से उसको उसकी जागृति बढ़ी है हम्म। और चेतना बढ़ी है पॉलिटिकली। हम्म। तो वो भी अपने मताधिकार को उतना ही महत्व दिया है जितना जितने अन्य कम्युनिटी के लोग देते थे पहले। ठीक है। तो इस बार जो वोट शेयर है तो उसका लाभ निश्चित रूप से हमको प्राप्त होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। ठीक है। तो सैयद फैजल इकबाल जुड़ गए हैं, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका सैयद फैजल इकबाल। पहले चरण में 93% से ऊपर का वोट परसेंटेज, दूसरे चरण में 90% का आंकड़ा 5 बजे तक आ गया, यानी 6 बजे तक ये नंबर और ऊपर जाएगा। ऐसे में इतनी बम्पर पोलिंग किसके मायने क्या हैं? इसको किस तरीके से देखते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये पोलिंग
इसका आप ये मतलब ना देखिए निकालें ना। फैजल, म्यूट तो नहीं है, एक बार चेक कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट तो नहीं है। हेलो, हाँ आप बोलिए, नमस्कार। अब आवाज आ रही है। सबसे पहले मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो बैठे हैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि 2014 से, जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, तब से बंगाल में जो चुनाव हुए हैं वो केंद्रीय वाहिनी के अंडर ही हुए हैं। हमने कोई रिगिंग नहीं किया था। और इस बार जो वोटर्स टर्नआउट हुआ है, इन्होंने एसआईआर में गैर कानूनी तरीके से जो लोगों का नाम काटा है, अगर आप उस टर्नआउट को पिछले टर्नआउट से जोड़ेंगे तो ये 90%, 80%, ये कोई एंटी इनकम्बेंसी की वोट नहीं है। ये हमारे पक्ष की वोट है। ये ममता बनर्जी के लिए वोट है। ममता बनर्जी ने जो प्रकल्प पश्चिम बंगाल की जनता को दिए हैं, ये उन प्रकल्प को जारी रखने के लिए वोट है। नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ चुनावी वादे और जुमले किए हैं। तो आज जो जनता बाहर आई है और वोट किया है, ये सिर्फ ममता बनर्जी के फेवर में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले जो 2021 का इलेक्शन था, फर्स्ट फेज में 152 सीटों पर चयन हुआ था, जो बीजेपी मानती है सो कॉल्ड इनका स्ट्रांग होल्ड है। वहां पे उस स्ट्रांग होल्ड में भी आउट ऑफ 152 सीट्स, तृणमूल कांग्रेस स्कोर्ड 92 सीट्स एंड बीजेपी स्कोर्ड ओनली 59 सीट्स। और ये जो आज दूसरे चरण का इलेक्शन है, इस चरण में 142 सीटें हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को 123 सीट आई थी और भाजपा को 18। हम्म। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि 4 मई को ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री चौथी बार बनने जा रही है। अब मैं एक आंकड़ा आपको भी देता हूं सैयद भाई, जिसको लेकर बीजेपी थोड़ी आशान्वित हो सकती है। पिछले विधानसभा में 57 सीटें ऐसी थी जो 8000 से कम के मार्जिन से जीती गई थी, और बीजेपी को यह लग रहा है कि उसने पिछली बार के मुकाबले अपनी रणनीतिक भूल बेहतर की हैं। एसआईआर का कितना इंपैक्ट रहेगा ये थोड़ी देर में, हालांकि नतीजे 4 तारीख को आएंगे, एग्जिट पोल थोड़ी तस्वीर दिखा देगा। तो अनुराग जी, ये पॉइंट्स जो रख रहे हैं 2014 से सेंट्रल फोर्सेस वहां पर हैं, हालांकि वो 2014 कह रहे हैं। 1971 के बंगाल इलेक्शन में सेना उतारनी पड़ गई थी, तब जाकर चुनाव करवाया गया था। तो बंगाल में फोर्सेस जाती रही हैं। तो फोर्सेस आने से या फिर दूसरी जो आप बातें बता रहे हैं एसआईआर से, बाहर से वोटर्स का बंगाल पहुंचने से, क्या 77 से 148 तक की यात्रा कर पाएंगे आप? देखिए, ये तो अब जनता का रुझान स्पष्ट रूप से बता रहा है कि हम फर्स्ट फेज में हमारी यात्रा कहाँ तक पहुंचेगी। और जो तृणमूल का दावा है कि वो पिछले बार उन्होंने 100 सीटें जीती, 100 से ज्यादा सीटें जीती, मुझे लगता है कि फर्स्ट फेज में ही आधा काम बीजेपी का, आधा से ज्यादा काम होने जा रहा है। और दूसरा चरण आप देख रहे हैं किस तरीके से अर्बन एरिया में भी बीजेपी का रुझान बढ़ा है। तो एक बात तो जो बहुत महत्वपूर्ण है इस चुनाव की, देखिए ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी तक बंगाल में एक जो निष्पक्ष चुनाव की जो परिकल्पना की जाती थी, उसका कहीं ना कहीं सर्वत्र अभाव रहता था। और ये बात सिर्फ हम लोग पॉलिटिकली हम लोग रियलाइज करते थे, जो दूसरी पार्टियां होती थी, विपक्षी दल होते थे, वो रियलाइज करते थे, या प्रेस के लोग जब वहां जाते थे तो वो रियलाइज करते थे, या वहां की रहने वाली जो आम जनता थी वो रियलाइज करती थी। सर, लेकिन ये एक बात सवाल आपसे है। एक बार वो बात पूरी कर ले, एक सवाल, सैयद एक भाई एक सवाल। एक करके, बस वो संजीदगी बात से, कंप्लीट कर ले फिर आ रहा हूं। इतनी संजीदगी से इस बार न केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको रियलाइज किया, इसको अनुभव किया, प्रत्यक्ष इसका साक्षात्कार किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी साक्षात इसका वहां पर उदाहरण देखा कि किस तरीके से जजेस को हॉस्टेज किया गया वहां पर। तो लोकतंत्र की क्या दुर्दशा है, ये लोकतंत्र के सभी स्तंभों ने हम्म। प्रत्यक्ष रूप से इस बार बंगाल में अनुभव कर लिया कि कितना बड़ा वहां पर ये संविधान की बात करते हैं, ये तो संविधान को बंधक बनाकर लूटने वाले लोग। और इसलिए टीएमसी का इस बार बौखलाई टीएमसी इसलिए है कि गुंडा राज पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर
भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पर अंकुश लगाया है मैं और निर्भय जी चुनाव के लिए जनता को वोट तक आने के लिए, वोटिंग स्टेशन तक आने के लिए प्रेरित किया है। और ऐतिहासिक मतदान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजादी के बाद अब तक का सबसे ऐतिहासिक मतदान बंगाल में हुआ है, ये वाकई काबिले तारीफ है। मैं इस पर लौटूंगा, जवाब भी लूंगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस लौटेंगे तो जल्द ही कोई आंकड़ा भी हमारे सामने होगा। छोटा सा ब्रेक, एग्जिट पोल 2026 देख रहे हैं आप, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर हो रहे हैं।